हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में चालू किया था। वहाँ पे हमने इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ लिए थे। लाइफ इंश्योरेंस के किस तरह के पॉलिसीज़ होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो हमने देख लिया था। अभी आज हम पढ़ने वाले हैं मरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस के बारे में कि उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से पॉलिसीज़ अवेलेबल होती है जो बिजनेसमैन ले सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस से डिफरेंट हो जाएगा। मरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस, सारे ही जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे इंश्योरेंस के लिए वो यहाँ पे सारे ही एप्लीकेबल होंगे। लाइफ इंश्योरेंस में सारे प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल नहीं होते थे, वो हमने देखा था। चलिए अब मरीन इंश्योरेंस की बात करेंगे। तो मरीन इंश्योरेंस कब लिया जाता है? जब भी कोई बिजनेसमैन है, उसका जो गुड्स है वो बाय वे ऑफ सी, बाय वे ऑफ वाटर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, या तो फिर सेम कंट्री में ट्रांसपोर्ट हो रहा है लेकिन बाय वे ऑफ वाटर हो रहा है, वहाँ पे मरीन इंश्योरेंस लिया जाता है। अब बाय वे ऑफ सी या वाटर जब गुड्स जाता है तभी गुड्स को काफ़ी सारे गुड्स हो या कोई प्रॉपर्टी हो, कोई मशीनरी हो, इक्विपमेंट हो, व्हाटएवर, तो वहाँ पे भी बहुत सारे रिस्क होते हैं। वहाँ पे भी कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ हो सकती है, थेफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है जिसे हम बोलते हैं मरीन इंश्योरेंस। चलिए अब यहाँ पे हम मरीन इंश्योरेंस के टाइप्स देखेंगे एक एक क्या होते हैं। नाउ सबसे फर्स्ट उन लोगों ने मीनिंग दिया है हमें मरीन इंश्योरेंस का। इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉज्ड ड्यू टू द डेंजर्स ऑफ द सी। देखिए, डेंजर्स ऑफ सी जो रहता है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है, लॉस होता है बिजनेस को, उसके अगेंस्ट मरीन इंश्योरेंस हमें प्रोटेक्शन देता है। नाउ इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग लॉस और डैमेज टू वेसल or to cargo or to passengers during the marine transportation। जब भी मरीन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उस ट्रांसपोर्टेशन में अगर वेसल को डैमेज हो गया या कार्गो को हो गया, मतलब गुड्स को डैमेज हुआ, या तो फिर पैसेंजर्स को हुआ, तो यहाँ पे हम मरीन इंश्योरेंस ले सकते हैं। नाउ ऑल द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आर एप्लीकेबल टू मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। सारे ही प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे मरीन इंश्योरेंस को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़। कौन कौन सी टाइप्स की पॉलिसीज़ हम ले सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। नाउ सबसे फर्स्ट इज वॉयज पॉलिसी। अब ये वॉयज का मतलब क्या हो जाएगा? जर्नी, एक जर्नी मतलब एक जगह से वेसल स्टार्ट हुआ ट्रांसपोर्टेशन के लिए और सामने वाली जगह पे डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, तो वो जो एक जर्नी होती है वेसल की एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की, वो पूरी जर्नी इस पॉलिसी में कवर की जाएगी। ठीक है, अभी उसमें जितना भी टाइम लगे, वॉयज पॉलिसी अगर हम लेते हैं, मान लो हमें ऐसे लग रहा है कि 15 डेज़ में पहुंच जाएगा हमारा वेसल या फिर 12 दिन में पहुंच जाएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पूरा वॉयज ही कवर कर रहे हैं कि भाई जितने भी दिन लगने हो, स्टार्ट होगा वहाँ से वो वेसल पहुँच जाएगा, तब तक का हम इंश्योरेंस ले लेंगे। मतलब वहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हुई तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कॉम्पेंसेट करके दे देगी। तो इट इज़ अ पॉलिसी इन विच सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वॉयज इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम इन्वॉल्व्ड। देखिए, टाइम नहीं देखा जाएगा कितने टाइम के लिए हमने पॉलिसी लिया है, हम क्या करेंगे, पूरा जर्नी कवर कर लेंगे यहाँ पे। नाउ इन दिस केस रिस्क बिगिंस ओनली व्हेन द शिप स्टार्ट्स वॉयज। ऑफ कोर्स हम एक जर्नी के लिए, एक वॉयज के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो वो इंश्योरेंस स्टार्ट कब से होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट, जब से वो शिप या वेसल जर्नी स्टार्ट कर रहा है तब से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज टाइम पॉलिसी। अब टाइम पॉलिसी का मतलब हो जाएगा कि हम स्पेसिफिक पीरियड के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं। हमें ऐसे लग रहा है अंदाजे से कि चलो मिनिमम 13 डेज़ में हमारा शिप पहुंच जाएगा या मैक्सिमम 15 डेज़ लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, 15 डेज़ के लिए पॉलिसी ले लेंगे। हम जर्नी यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ड्यूरेशन कवर करेंगे। फिर भले ही वो 13 डेज़ लगे या 16 डेज़ लगे,
वो पॉलिसी एक्टिवेट रहेगा 15 डेज के लिए, तो वो हमारा हो जाएगा टाइम पॉलिसी। नाउ इन दिस पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे हम पॉलिसी ले लेंगे। नाउ अ टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। ये चीज़ हमें मेंशन करनी है जब हम टाइम पॉलिसी के बारे में लिखते हैं तभी, कि भाई 1 साल से ज़्यादा का हम पॉलिसी नहीं ले सकते, उसकी भी कुछ लिमिट मेंशन करनी पड़ती है मैक्सिमम, नहीं तो क्या करेंगे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पीरियड का लेते ही रहेंगे इंश्योरेंस। तो यहाँ पे उन लोगों ने मैक्सिमम लिमिट बता दिया है कि 1 साल तक का आप ले सकते हो, बट इट मे कंटेन कंटिन्यूएशन क्लॉज। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया और ऐसे लग रहा है कि नहीं 1 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा, तो क्या होगा, उस पॉलिसी में कंटिन्यूएशन क्लॉज मेंशन किया हुआ होता है। द कंटिन्यूएशन क्लॉज मीन्स इफ द वॉयज इज नॉट completed within the specified time, the risk shall be covered until the voyage is completed। मान लो कि जो भी टाइम पीरियड मेंशन किया गया था उस टाइम पे जर्नी ख़त्म नहीं हुई, तो फिर पूरे जर्नी ख़त्म होने तक का इंश्योरेंस यहाँ पे मिलेगा। तो ये थोड़ा नॉर्मली कैसा होता है, टाइम पॉलिसी में बताया है 1 ईयर से ज़्यादा का हम नहीं ले सकते पॉलिसी, लेकिन कंटिन्यूएशन क्लॉज भी हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वॉयज पॉलिसी एंड टाइम पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ मिक्स पॉलिसी। हम मिक्स पॉलिसी लेंगे यहाँ पे। अब मिक्स पॉलिसी क्या होगा, ऊपर के दोनों का कॉम्बिनेशन, वॉयज एंड टाइम पॉलिसी का कॉम्बिनेशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमें ऐसे लग रहा है कि अप्रॉक्सीमेट चलो 15 दिन लगने वाले हैं, तो हम 15 दिन का भी इंश्योरेंस लेंगे, साथ ही में हम जर्नी भी कवर कर रहे हैं कि चलो इनकेस 15 डेज में नहीं पहुंच पाया तो फिर जर्नी वाला भी इंश्योरेंस हमने लेके रखा है, बराबर। तो वो हमारा हो जाएगा मिक्स पॉलिसी, जहाँ पे हमें दोनों के ही एडवांटेज मिलेंगे। नाउ इट देयरफॉर कवर्स द रिस्क ऑफ बोथ पर्टिकुलर वॉयज एंड फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट वन इज वैल्यूड पॉलिसी। देखिए वैल्यूड मतलब किसी चीज़ का यहाँ पे वैल्यू की बात हुई है। अभी यहाँ पे वो लोग क्या बता रहे हैं, अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एग्रीड वैल्यू बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये इंश्योरर और इंश्योर्ड का मतलब हमने पढ़ा था पहले कि क्या होता है। इंश्योरर क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है, एंड हु इज़ इंश्योर्ड, पॉलिसी होल्डर जिसने पॉलिसी लिया हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पे जिस गुड्स का इंश्योरेंस लिया जाता है वो होगा एग्रीड वैल्यू पे, दोनों के बीच में कुछ वैल्यू एग्री होगी और उस वैल्यू पे पॉलिसी ली जाएगी। अब ये चीज़ कौन से केस में होगी, ऐसी चीज़ों में होगी जहाँ पे वैल्यू डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कोई पेंटिंग है मान लो, ठीक है, अब वो पेंटिंग का वैल्यू डिसाइड करना डिफ़िकल्ट रहता है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो उस केस में अगर ये इंश्योरेंस हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड दोनों ही लोग पर्टिकुलर वैल्यू पे एग्री हो जाते हैं एंड उस वैल्यू पे फिर इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। Now this facilitates easy settlement of claims in case of such items where it is difficult to assess the real market value। ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे गुड्स जिनकी रियल मार्केट वैल्यू डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, ऐसे टाइम पे हम वैल्यूड पॉलिसी लेते हैं। एक पर्टिकुलर एग्रीड वैल्यू पे हम पॉलिसी डिसाइड करते हैं, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड दोनों एग्री होते हैं उस वैल्यू पे, ठीक है। चलिए अब आता है ब्लैंकेट पॉलिसी। अब ब्लैंकेट पॉलिसी में क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें कवर की जाएगी, मतलब बहुत सारे रिस्क होंगे वो एक साथ कवर किए जाएंगे। नाउ दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट। एक तो ये मैक्सिमम लिमिट के लिए लिया जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन। जिसने भी इंश्योर्ड है उसको जितना भी मैक्सिमम अमाउंट लग रहा है कि चलो मैक्सिमम मेरा 4 लाख लॉस हो सकता है, मैक्सिमम 5 लाख हो सकता है, तो वो मैक्सिमम फुल अमाउंट का यहाँ पे पॉलिसी लिया जाएगा। नाउ एंड फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी। जब भी पॉलिसी स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग में ही पूरा
प्रीमियम अमाउंट भर देना पड़ेगा इंश्योर्ड को। नॉर्मली क्या होता है, प्रीमियम अमाउंट हम रेगुलर इंटरवल पे करते हैं, लेकिन इस केस में ब्लैंकेट पॉलिसी में क्या होने वाला है, क्योंकि हम मैक्सिमम लॉस कवर कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें प्रीमियम भी पॉलिसी के स्टार्ट में ही भर देना पड़ेगा। नाउ दिस पॉलिसी डिस्क्राइब्स नेचर ऑफ गुड्स इंश्योर्ड, स्पेसिफिक रूट, ports and places of voyage. It covers multiple risks on the one property or it covers many properties under the policies. देखिए, एक प्रॉपर्टी या एक गुड्स को जितने भी टाइप के रिस्क होंगे, जैसे कि चोरी होने का रिस्क है या फिर स्पॉइल होने का रिस्क है, मान लो गुड्स ख़राब हो गया वो रिस्क है, या तो फिर कोई और रिस्क है, सारे ही रिस्क कवर हो जाएंगे यहाँ पे। या तो फिर अलग अलग प्रॉपर्टी है तो सारी प्रॉपर्टी कवर हो जाएगी यहाँ पे। और दूसरी चीज़ हमने आगे क्या पढ़ी कि मैक्सिमम जितना भी हमें लग रहा है अमाउंट, उतने फुल अमाउंट का हम यहाँ पे लॉस रिकवर करवा लेंगे, मतलब पूरे अमाउंट का हम पॉलिसी ले लेंगे एंड प्रीमियम हमें स्टार्टिंग में ही यहाँ पे पूरा भर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा ब्लैंकेट पॉलिसी। चलिए, हो गया, हमने 5th पढ़ लिया ब्लैंकेट पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट वन इज पोर्ट रिस्क पॉलिसी। देखिए, पोर्ट रिस्क मतलब वेसल या शिप जब भी पोर्ट पे है तब उसको जो रिस्क है वो सारे यहाँ पे कवर होंगे। अब जब भी वेसल पोर्ट पे है और गुड्स हमारा अंदर है या प्रॉपर्टी वहाँ पे है तो क्या होने वाला है, या तो चोरी हो सकती है या गुड्स ख़राब हो सकता है या फायर भी हो सकती है, कोई भी रिस्क हो सकता है। तो वो सारे ही रिस्क यहाँ पे कवर होते हैं। मतलब कि वो वेसल जब तक पोर्ट पे है तो पोर्ट पे जितने भी रिस्क होते हैं वो इस पॉलिसी के अंदर कवर हो जाएंगे। हमने आगे क्या पढ़ा था, अगर हम जर्नी का रिस्क कवर करते हैं, मतलब हम वॉयज पॉलिसी लेते हैं, तो क्या होगा, शिप स्टार्ट होगा तब से लेके शिप पहुंचेगा तब तक का ही रिस्क कवर होने वाला है। लेकिन वो शिप जब पोर्ट पे है तभी रिस्क है, उसका क्या, तो उसके लिए हम लेते हैं पोर्ट रिस्क पॉलिसी। नाउ पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क of a vessel while it is anchored at the port for a particular period of time। ठीक है, जब तक वो वेसल पोर्ट पे रुका हुआ है तब तक यहाँ पे रिस्क कवर मिलेगा। दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल टिल द डिपार्चर ऑफ वेसल फ्रॉम द पोर्ट। जब तक वो वेसल निकल नहीं जाता वहाँ से पोर्ट से, तब तक ये पॉलिसी के अंडर हम रिस्क कवर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा पोर्ट रिस्क पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट पॉलिसी। चलिए, नाउ व्हाट इज कॉम्पोजिट पॉलिसी। एक से ज़्यादा इंश्योरर, मतलब कि एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी के पास से हम पॉलिसी लेंगे। अब ऐसा हम कब करेंगे, नॉर्मली जब हमारे गुड्स की वैल्यू या हमारे प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत हाई है तब ये चीज़ हम करने वाले हैं। एक से ज़्यादा इंश्योरर या एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी के पास से हम पॉलिसी लेंगे तो वो हो जाएगा कॉम्पोजिट पॉलिसी। Now this type of policy is purchased from more than one insurer. The liability of each insurer is separate and distinct। देखिए, जितने भी लोगों से पॉलिसी लिया है हमने, सबकी लायबिलिटी सेपरेट हो जाएगी। This policy is taken when amount of insurance is very high। Of course, एक से ज़्यादा इंश्योरर के पास हम कब जाएंगे, जब अमाउंट बहुत ज़्यादा है हमारी प्रॉपर्टी का या हमारे गुड्स का, तब हम जाएंगे। तो वो हमारा हो जाएगा कॉम्पोजिट पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट वन इज सिंगल वेसल पॉलिसी। देखिए, अभी सिंगल वेसल पॉलिसी किसके लिए होता है, दिस पॉलिसी इज सुटेबल फॉर स्मॉल शिप ओनर हैविंग ओनली वन शिप और हैविंग वन शिप इन डिफरेंट फ्लीट्स। नाउ व्हाट इज फ्लीट्स, ग्रुप ऑफ शिप या ग्रुप ऑफ वेसल हम बोलेंगे, उसे फ्लीट कहते हैं। तो देखिए, जो स्मॉल शिप ओनर रहते हैं जिनका एक ही शिप है, ठीक है, एंड दूसरा एक एक शिप है अलग अलग फ्लीट में, मतलब जितने ही अलग अलग ग्रुप जाने वाले हैं शिप के, उसमें उनका एक एक शिप है, ज़्यादा वो ओन नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये पॉलिसी है सिंगल वेसल पॉलिसी। इट कवर्स द रिस्क ऑफ वन वेसल ऑफ इंश्योर्ड। एक वेसल का यहाँ पे रिस्क इंश्योर किया जाएगा, दैट इज सिंगल वेसल पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी।
देखिए अब ये फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी क्या होगा, फ्लीट का मतलब तो हमने देख लिया। तो क्या होगा कि एक पर्सन है जो बहुत सारे शिप ओन करता है, बहुत सारे वेसल्स को वो ओन करता है, तो सबका ही इंश्योरेंस वो एक ही पॉलिसी में ले सकता है। तो नाउ इन फ्लीट पॉलिसी सेवरल शिप्स बिलोंगिंग टू वन ओनर आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी। एक ही पॉलिसी में एक ही ओनर के बहुत सारे शिप्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा है, तो इस पॉलिसी में हम कवर कर सकते हैं। नाउ इन ब्लॉक पॉलिसी, अब ब्लॉक पॉलिसी में क्या होगा, अ कार्गो ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैमेज और लॉस ऑफ कार्गो in all modes of transport through which his her cargo is carried, that is covering all risk of rail, road and sea transport etc. अब ये फ्लीट पॉलिसी अलग हो जाता है एंड ब्लॉक पॉलिसी अलग हो जाता है। फ्लीट में हमने क्या देखा कि एक ही ओनर के, मतलब ए पर्सन है, उसके जितने भी शिप्स है, मान लो 20 है उसके, एक पूरा फ्लीट हो गया, ग्रुप हो गया वो शिप्स का, तो वो सारे ही शिप्स या सारे ही वेसल एक ही पॉलिसी के अंडर कवर किए जाएंगे, दैट इज़ फ्लीट पॉलिसी। ना व्हाट इज़ ब्लॉक पॉलिसी? ब्लॉक पॉलिसी में क्या होगा, अब कोई मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है या ट्रेडर है, वो उसका गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहता है मान लो, अब वो क्या करेगा, बाय वे ऑफ सी वो एक्सपोर्ट कर रहा है बराबर है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए वो पहले या तो रेल ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा, उसकी फैक्ट्री या बिजनेस से वो पोर्ट तक तो गुड्स लाएगा, तो या तो वो रेल ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा या रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा, ठीक है। तो इस पॉलिसी में क्या होगा, वो भी रिस्क कवर किया जाएगा जब गुड्स रेल ट्रांसपोर्ट या रोड ट्रांसपोर्ट से आने वाला है एंड उसके बाद वो सी ट्रांसपोर्ट से जाने वाला है, तो ये सारे ही रिस्क वो कवर कर लेगा, जो गुड्स को होते हैं वो सारे ही रिस्क यहाँ पे कवर किए जाएंगे, दैट इज़ ब्लॉक पॉलिसी। तो ये हमारा हो गया फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी अंडर मरीन इंश्योरेंस। चलिए नाउ आगे आता है हमारा फायर इंश्योरेंस। तो यहाँ तक हमने 9 टाइप्स देख लिए जो आते हैं मरीन इंश्योरेंस के अंदर, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, कि क्या क्या टाइप्स की पॉलिसीज़ मरीन ट्रांसपोर्ट में हम ले सकते हैं, ठीक है। अगर बाय वे ऑफ सी या वाटर हम हमारे गुड्स को या प्रॉपर्टी को भेज रहे हैं या ला रहे हैं तभी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फायर इंश्योरेंस के बारे में। अब ये फायर इंश्योरेंस टर्म बहुत इजी है, लॉस होने वाला है, हमें लगता है कि फायर हो सकती है एंड उसकी वजह से हमारा नुकसान हो सकता है, इन फ्यूचर रिस्क है हमें फायर से, तो हम क्या करते हैं, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, ठीक है। अगर फायर हो जाती है बिज़नेस में तो क्या होता है, काफ़ी सारे लॉसेस होते हैं, बिल्डिंग को लॉस हो जाता है, हमारे ऑफिस के अंदर की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी रिस्क होते हैं अगर फायर हो जाती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, ताकि जब हमारा एक्चुअल में लॉस हो जाए तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी हमें वो क्लेम, हमारा क्लेम किया हुआ वो दे देगी, हमें कॉम्पेंसेट करके दे देगी, ताकि हमारे बिजनेस में जो लॉस हुआ है उसकी वजह से हमारा बिजनेस रुक ना जाए और हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहे, दैट इज़ फायर इंश्योरेंस। नाउ अ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय इंश्योरर इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन undertakes to indemnify the insured against the loss to property due to fire। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, मीनिंग है, फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दो लोगों के बीच का एग्रीमेंट है जहाँ पे इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन, उसको जो कंसिडरेशन मिल रहा है उसके बदले में ना, क्या कंसिडरेशन उसको मिलता है, उसको प्रीमियम मिलता है, अंडरटेक्स टू इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई करना मतलब किसी को गारंटी देना, द इंश्योर्ड, किसको गारंटी देगा, इंश्योर्ड को, दैट इज पॉलिसी होल्डर को, अगेंस्ट द लॉस टू प्रॉपर्टी, कि भाई तुमको तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस हो गया ड्यू टू फायर, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको कॉम्पेंसेट करके दे देंगे, दैट इज फायर इंश्योरेंस। नाउ एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू डैमेज बाय फायर can be insured against fire. The loss due to fire, lightning and explosion
इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय फायर इंश्योरेंस। ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर कवर की जाएगी इन अंडर फायर इंश्योरेंस। चलिए, ये हमने मीनिंग देख लिया फायर इंश्योरेंस का क्या होता है। अब आगे हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़, कि हम फायर इंश्योरेंस में कौन कौन से टाइप्स की पॉलिसीज़ ले सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नाउ सबसे फर्स्ट आ गया वैल्यूड पॉलिसी। अब यहाँ पे क्या होगा, अंडर दिस पॉलिसी वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योर्ड इज एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। द इंश्योरर हैज़ टू पे स्पेसिफिक अमाउंट और वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट ड्यू टू फायर। देखिए, यहाँ पे भी हमने जो आगे पढ़ा था वैल्यूड पॉलिसी वैसा ही हो जाएगा, कि ऐसी चीज़ें जिसकी वैल्यू हम जल्दी से डिसाइड नहीं कर पाते हैं, जो कॉमन गुड्स या प्रोडक्ट रहते हैं जो मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल है, तो उसका हमें उसका हमें पता रहता है कि चलो इसकी वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू भी पता रहती है, कॉस्ट भी पता रहता है। अब जैसे मैंने पेंटिंग का एग्जाम्पल लिया था कि कोई पेंटिंग बनाया गया है, तो अब उसका तो वैल्यू डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उस केस में क्या किया जाता है, ऐसे वैल्यूड पॉलिसी ली जाती है जहाँ पे इंश्योरर एंड इंश्योर्ड दोनों एग्री करते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट, एंड उस अमाउंट पे फिर इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। एंड एट द टाइम ऑफ लॉस इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो जो स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड किया गया था वो अमाउंट वो इंश्योर्ड को यानी कि पॉलिसी होल्डर को पे कर देती है। नाउ चलिए, फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर आर्ट वर्क, स्कल्पचर्स, पेंटिंग एक्सेट्रा। देखिए, ये उन लोगों ने एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे कि आर्ट वर्क होता है, स्कल्पचर्स होते हैं, पेंटिंग्स होते हैं। अभी इन सारी चीज़ों की हम वैल्यू एग्जैक्ट डिसाइड नहीं कर पाते कि उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए दोनों ही इंश्योरेंस कंपनी एंड सामने पॉलिसी होल्डर दोनों एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं पॉलिसी लेने के लिए। चलिए, ये हमारा सबसे फर्स्ट हो गया वैल्यूड पॉलिसी। नाउ सेकेंड वन इज एवरेज पॉलिसी। अब ये एवरेज पॉलिसी में क्या होगा, एक एवरेज क्लॉज मेंशन किया होगा, इफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इंश्योर्ड एज पर द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू और इट इज अंडर वैल्यूड, देन द इंश्योरर इज लाइबल टू पे दैट परसेंटेज ऑफ लॉस फॉर विच इट इज इंश्योर्ड। मतलब कि जो मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी या गुड्स की, जैसे कि हम बोले कि 1 लाख की प्रॉपर्टी है, लेकिन हम पूरे 1 लाख के लिए इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, हमने लिया कितना, 80,000 का लिया, तो फिर जब एक्चुअल में लॉस हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी भी फिर उतने ही परसेंटेज का हमें लॉस कवर करके देगी, वो पूरा नहीं हमें दे देगी। ठीक है, पूरे 1 लाख वो हमें नहीं देगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ अ पॉलिसी इज टेकन फॉर 1 lakh अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ 2 lakhs एंड लॉस incurred ड्यू टू फायर इज 50,000, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल पे 25,000। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में उन लोगों ने बताया है, पॉलिसी हमने लिया 1 लाख का अगेंस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ 2 lakhs। ठीक है, 2 लाख का था वैल्यू, मार्केट वैल्यू, पॉलिसी हमने लिया 1 लाख का, मतलब आधे वैल्यू का हमने पॉलिसी लिया। नाउ लॉस हो गया कितना, 50,000, तो अब कंपनी भी कितना देगी, आधा ही देगी ना, क्योंकि हमने पूरा तो पॉलिसी लिया नहीं है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी 25,000 का लॉस रिकवर करके दे देगी। दैट इज़ एवरेज पॉलिसी। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो गया उसका मीनिंग, कि एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू पे हमने पॉलिसी नहीं लिया हुआ है, उससे कम का हमने पॉलिसी, कम वैल्यू का हमने पॉलिसी ले लिया, तो वहाँ पे आ जाएगा एवरेज पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट इज स्पेसिफिक पॉलिसी। देखिए, नाउ इन केस ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर डेफिनिट सम irrespective of the market value. If there is loss, stated amount will have to be paid to the policy holder. अब आगे जो हमने वैल्यूड पॉलिसी देखा था वहाँ पे भी स्पेसिफिक अमाउंट ही एग्री हुआ था दोनों के बीच में, लेकिन वहाँ पे ऐसी चीज़ों का इंश्योरेंस लिया जाता था जिसकी वैल्यू डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डेफिनेट सम, एक फिक्स सम पे इंश्योरेंस लिया जा रहा है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू हमें पता होती है कि मार्केट वैल्यू कितनी है,
जैसे कि मार्केट वैल्यू 1 लाख ही है हमें पता है, लेकिन फिर भी हम 80,000 के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो वो फिक्स सम के लिए जो हमने इंश्योरेंस लिया तो वो अमाउंट ही इंश्योरेंस कंपनी फिर हमें पेमेंट कर देगी, दैट इज स्पेसिफिक पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रॉपर्टी ऑफ 1 लाख इज इंश्योर्ड फॉर 75,000 and the loss due to fire is 40,000, then the insurance company will pay 40,000। देखिए 1 लाख का प्रॉपर्टी था, क्या हुआ, हमने 75 का इंश्योरेंस लिया, हमने तो कम का इंश्योरेंस लिया स्पेसिफिक सम के लिए, लेकिन लॉस एक्चुअल में कितना हुआ, 40,000 हो गया। अब हमने जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि पॉलिसी अमाउंट और लॉस अमाउंट विच एवर इज लेस, जो भी लेस होगा वो कंपनी हमें पे कर देगी। तो यहाँ पे लॉस अमाउंट लेस है, कम है, तो कंपनी हमें क्या करेगी, 40,000 का कॉम्पेंसेट करके दे देगी, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया स्पेसिफिक पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉलिसी। अब ये फ्लोटिंग पॉलिसी कब आने वाला है, फ्लोटिंग पॉलिसी आएगा जब हमारा गुड्स अलग अलग जगहों पे सिचुएटेड है, अलग अलग जगहों पे लोकेटेड है। जैसे कि हमारी 4-5 ब्रांच है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग एरिया में है या अलग अलग स्टेट में है, तो हम क्या करेंगे, सबके लिए अलग अलग पॉलिसी लेने नहीं बैठेंगे। हम क्या करेंगे, एक ही पॉलिसी ले लेंगे, फ्लोटिंग पॉलिसी, जो सारी जगहों के रिस्क को कवर कर लेगा। नाउ दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर गुड्स विच आर लाइंग एट डिफरेंट लोकेशंस और गोडाउन्स और वेयर हाउसेज। अलग अलग गोडाउन या वेयर हाउस या अलग अलग बिजनेस लोकेशन पे अगर गुड्स सिचुएटेड है तो हम ये वाला पॉलिसी लेते हैं। नाउ सिंस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स लाइंग एट डिफरेंट लोकेशन फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर ओनर टू टेक स्पेसिफिक पॉलिसी। अब यहाँ पे ओनर स्पेसिफिक पॉलिसी क्यों नहीं ले पाता है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट फिक्स नहीं रहेगा गुड्स का। क्यों फिक्स नहीं रहेगा, अलग अलग ब्रांच पे या अलग अलग गोडाउन पे गुड्स हमने रखा है, अब रोज़ उस गुड्स का सेल तो होने ही वाला है एंड दूसरा प्रोडक्शन होगा तो वो ऐड होने वाला है, मतलब वो जो गुड्स की क्वांटिटी है वो एवरीडे चेंज होने वाली है, वो फिक्स नहीं रहेगी। मान लो हमने ए गोडाउन है, ए जगह पे है, ए एरिया में, बी एरिया में, सी एरिया में, तीनों एरिया में हमारा गोडाउन है, ठीक है। अब तीनों एरिया में यहाँ पे 10,000 यूनिट्स पड़े हैं, यहाँ पे 15 पड़े हैं, कहीं पे 30,000 यूनिट पड़े हैं, तो वो क्या फिक्स रहेंगे एवरीडे, नहीं रहेंगे। उसमें से कुछ सेल होंगे, कुछ ऐड होंगे, प्रोडक्शन होगा या परचेस होगा तो उसमें एडिशन होने वाला है, तो क्वांटिटी एवरीडे चेंज होगी। इसके लिए यहाँ पे हम पर्टिकुलर अमाउंट का इंश्योरेंस नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम जाते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी में। सो बिजनेसमैन और ट्रेडर्स take fluctuating policy. Such policy is taken for one sum and one premium for goods lying at different places. अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी अमाउंट डिसाइड होगा वो फिक्स रहेगा एंड प्रीमियम अमाउंट भी यहाँ पे फिक्स रहेगा, भले ही क्वांटिटी चेंज होती रहे। दिस इज फ्लोटिंग पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सेस पॉलिसी। चलिए, व्हाट इज एक्सेस पॉलिसी। तब यहाँ एक्सेस पॉलिसी में क्या होगा कि जो भी बिजनेसमैन है वो क्या करने वाला है, एक कोई अमाउंट होगा जिसकी बेस पॉलिसी लेगा एंड उसके ऊपर की वो एडिशनल पॉलिसी ले लेगा। इसके लिए यहाँ पे एक्सेस पॉलिसी कहा गया है, मतलब यहाँ पे हम एक से ज़्यादा पॉलिसी लेते हैं। अब देखते हैं, हम एग्जांपल यहाँ पे उन लोगों ने दिया है उसके ज़रिए समझते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और स्टॉक फ्लक्चुएट्स। देखिए, हमारा कोई बिजनेस है, ऑफ कोर्स उसमें गुड्स जो हम रखते हैं या फिर स्टॉक हमने जो रखा हुआ है, रॉ मटेरियल रखा हुआ है, उसकी क्वांटिटी कभी फिक्स तो रहेगी नहीं, रोज़ बरोज़ वो चेंज तो होती ही रहेगी। देन एक्सेस पॉलिसी मे बी टेकन बाय इंश्योर्ड अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल पॉलिसी। द इंश्योर्ड विल टेक 2 पॉलिसीज़। यहाँ पे 2 पॉलिसीज़ आएगी। सबसे फर्स्ट होगी 1 पॉलिसी फॉर द अमाउंट below which the value of stock does not fall. Another policy to cover excess value by which the stock of goods fluctuates. अभी मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि मिनिमम
1 लाख का गुड्स तो हमारे बिजनेस में हमेशा होता ही होता है, उससे तो नीचे या उससे डाउन कभी जाता ही नहीं है, ठीक है। मिनिमम 1 लाख तो होता ही है। तो हम क्या करेंगे, उस 1 लाख के लिए सबसे पहली पॉलिसी ले लेंगे कि भाई उसके नीचे हमारा स्टॉक या हमारा गुड्स नहीं जाने वाला है। फिर दूसरा हम क्या सोचेंगे कि अब मैक्सिमम हम खुद सोचे क्वांटिटी कि चलो बढ़ेगी क्वांटिटी तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ सकती है। तो मान लो 1 लाख के ऊपर हमें ऐसे लगता है कि 70,000 का और हो सकता है, उससे मैक्सिमम वैल्यू का नहीं होगा हमारे पास स्टॉक। तो ऊपर के वो जो 70,000 है उसके लिए हम दूसरा एक्सेस पॉलिसी ले लेंगे। इसलिए यहाँ पे 2 पार्ट में पॉलिसीज़ को डिवाइड किया जाता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, if the value of stock ranges between 1,50,000 and 2 lakhs, then one policy is taken for 1,50,000 and another policy for excess amount that is 50,000। देखिए यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया कि स्टॉक 1,50,000 से लेके 2 लाख के बीच में घूमता ही रहता है। मतलब कभी उसकी वैल्यू 1,70,000 हो गई या कभी 1,85,000 हो गई। मतलब मिनिमम वैल्यू 1,50,000 तो उसकी होती ही होती है, ठीक है। उतना तो स्टॉक उसके पास रहता ही है। तो क्या होगा, 1,50,000 की एक पॉलिसी ली जाएगी एंड उसके ऊपर का 50,000 जो है उसकी दूसरी पॉलिसी ली जाएगी, एक्सेस अमाउंट जो है उसकी, जिसके बीच में स्टॉक फ्लक्चुएट होता रहता है, दैट इज एक्सेस पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट वन इज रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। नाउ व्हाट इज रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। अब ये जो रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी लिया जाता है उसमें क्या होगा, जो भी गुड्स या प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है उसे रिप्लेस करके दिया जाएगा, ठीक है। पैसे नहीं मिलेंगे उसके बदले, कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन उस गुड्स को या प्रॉपर्टी को रिप्लेसमेंट करके मिलेगा, दैट इज रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलिसी वेयर द इंश्योरर अंडरटेक्स टू रिप्लेस the property or goods lost by fire. In this policy, instead of paying compensation for the property lost by fire, the property is replaced. पैसे नहीं दे रही है कंपनी क्या बोल रही है कि भाई जो आपका प्रॉपर्टी डैमेज हो गया है हम रिप्लेस करके दे देंगे। आपका मशीनरी है, आपने उसके ऊपर इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो मशीनरी डैमेज हो गया तो हम आपको नया मशीनरी दे देंगे, रिप्लेसमेंट करके दे देंगे। While paying the compensation, the depreciation amount of the policy is not taken into consideration। देखिए हमने पढ़ा है कि एसेट होता है, प्रॉपर्टी होती है, तो उसको डेप्रिसिएशन एवरी ईयर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे while paying compensation, जब compensation दिया जाता है तब डेप्रिसिएशन अमाउंट कंसिडर नहीं होता। The rate of premium is higher in reinstatement policy। प्रीमियम कैसा होगा, हायर रहेगा। क्यों हायर रहेगा, क्योंकि एक तो वो लोग डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं एंड बिना डेप्रिसिएशन कंसिडर करे वो लोग वैल्यू देखेंगे प्रॉपर्टी का एंड रिप्लेस करके दे रहे हैं प्रॉपर्टी को, इसके लिए यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट हायर रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चलो कोई कंप्यूटर था उससे हमने 3 साल यूज़ किया हुआ है, उसके बाद उसका लॉस हुआ है, डैमेज हो गया है और इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मल पॉलिसी हम लेने जाते हैं तो क्या करेगी, जो लॉस हुआ है उतना ही हमें कॉम्पेंसेट करके देगी। लेकिन इस केस में तो क्या होगा, पूरे के पूरा कंप्यूटर नया हमें रिप्लेस करके मिलेगा, इसके लिए यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट हायर होता है। चलिए नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में क्या होता है कि नॉर्मली फायर इंश्योरेंस जब हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ही रीज़न के लिए हम पॉलिसी ले रहे हैं, जैसे कि फायर हुई तो ही आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, कोई और रीज़न से लॉस होता है तो हमें कॉम्पेंसेशन उस टाइम पे नहीं मिलता है। अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में क्या होगा, बाकी सारे रीजंस भी कवर किए जाएंगे, जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट होगा या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो वो सारे रीजंस भी यहाँ पे हम कवर कर सकते हैं। खाली फायर यहाँ पे कवर नहीं होगा, बाकी सारे भी होंगे। Normally, a fire insurance policy does not cover losses due to riots, war, etc. However, this policy covers a lot of risk under single policy। देखिए एक ही पॉलिसी में बहुत सारे रिस्क को कवर किया जाएगा।
द रिस्क में बी लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, फ्लड्स, कुछ भी हो गया आपको इस पॉलिसी के अंडर कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लिया है तो ये हो गया हमारा 7th टाइप अंडर फायर इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हमने देखा। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। चलिए अब ये क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी हम ठीक से पढ़ते हैं अच्छे से। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस है, मान लो अभी उसमें फायर हो गए तो बिल्डिंग डैमेज हो गया, मशीनरी डैमेज हो गई, तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी हमें उसके लिए कॉम्पेंसेशन करके दे देगी कि चलो जितना बिल्डिंग का अमाउंट था लॉस हुआ वो कॉम्पेंसेट करके देगी, मशीनरी इक्विपमेंट्स डैमेज हुए वो हमें देगी, बाकी सारे एसेट्स के पैसे देगी। लेकिन ये तो क्या हुआ, सारी मटेरियल थिंग्स हो गई, लेकिन वो जो बिज़नेस उस टाइम डैमेज हो गया, अब उतने टाइम तो बिज़नेस चलेगा नहीं, बिज़नेस को लॉस हो जाएगा, तो अब वो लॉस कौन रिकवर करके देगा, तो वो लॉस यहाँ पे रिकवर करके मिलेगा कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी के अंडर। द फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज टू इंडेमनीफाई मटीरियल लॉस ओनली। द इंटेंजिबल इंटरेस्ट वॉज नॉट इंडेमनीफाइड। नाउ इंटेंजिबल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि उस टाइम पे जो बिजनेस रुक गया, बंद हो गया, जब भी लॉस हुआ, फायर हुई तभी, तो उस टाइम पे जो बिज़नेस बंद हो गया था तो उसकी वजह से भी लॉस तो हुआ, बिज़नेस नहीं चल रहा है उस टाइम, ठीक है, उसकी गुडविल थोड़ी मार्केट इमेज डाउन हो गई, तो ये लॉस कैसा है, इंटेंजिबल है, वो दिख नहीं रहा है, प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, बिल्डिंग का डैमेज हुआ, वो दिख रहा है, तो वो इंटेंजिबल लॉस हुआ, वो भी तो रिकवर करके मिलना चाहिए, तो वो मिलेगा हमें यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी में। Thus the consequential loss policy includes loss of tangible and intangible properties, दोनों ही यहाँ पे रिकवर करके हमें मिल जाएगा। This policy provides an indemnify to insured for loss of net profits, payment of standing charges and expenditure in respect of increased cost of working। देखिए ये सारी चीज़ें हमें रिकवर करके मिलेगी, जो हमारा नेट प्रॉफिट चला गया, लॉस हुआ तभी वो मिलेगा, पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस, जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग खर्चे है, लाइबिलिटी है पेमेंट करने की, वो मिलेगा, एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, कॉस्ट ऑफ वर्किंग जो हमारे बिजनेस चलने के खर्चे डे टू डे के वो बढ़ जाएंगे ना, जब बिजनेस डैमेज हुआ है, बिल्डिंग डैमेज हुआ है, हमारा बिजनेस अटक गया है तभी, तो वो सारे खर्चे भी हमें कॉम्पेंसेट करके यहाँ पे मिल जाते हैं। दैट इज़ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। चलिए नाउ नेक्स्ट वन इज स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। अब स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कवर्स डैमेज टू प्रॉपर्टी caused by an automatic sprinkler system that has leaked or discharged water accidentally rather than in response to fire and smoke। देखिए इसका मतलब क्या होगा कि जब भी फायर होती है, ठीक है, तब वहाँ पे जो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, अब वो फायर को कम करने के लिए जब वो यूज़ होता है, तो अदर देन दैट कुछ और प्रॉब्लम की वजह से उसमें से अगर वाटर लीकेज होता है और प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, तो उस चीज़ का यहाँ पे लॉस रिकवर करके, लॉस कॉम्पेंसेट करके मिल जाता है। Now, however, the discharge of leakage of water due to heat caused by fire, repair and alteration of building, earthquake, war, explosion are not covered by this policy। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं होती है। तो ये पढ़ लिया स्टूडेंट्स हमने फायर इंश्योरेंस के टाइप के बारे में कि हम कौन कौन सी टाइप की फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ हमारा इंश्योरेंस टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ये था इंश्योरेंस सर्विस जो बिज़नेस को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बिजनेसेस इंश्योरेंस नहीं लेते हैं और अगर रिस्क हो जाता है एक्चुअल में, जैसे कि फायर हो गई या मरीन ट्रांसपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो लॉस फिर बिजनेसेस को बेयर करना पड़ता है, और वो लॉस अगर बहुत ज़्यादा हो तो बिज़नेस बंद भी हो जाता है, फिर वो आगे चल नहीं पाता है। ठीक है, तो चलिए ये हमने देख लिया कुछ इंश्योरेंस के बारे में।
अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए। अब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बिजनेस छोटा हो कि बड़ा हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो यूज़ करना ही करना है। ठीक है, स्मॉल हम लोकल शॉप्स देखते हैं रास्ते पे, या फिर बड़े बड़े बिजनेस ही हो, सारे ही लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज़ तो करेंगे ही। छोटे छोटे शॉप्स है तो वो क्या करेंगे, उनके वहाँ पे जो सामान आता है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यूज़ करेंगे। कस्टमर के घर पे सामान पहुँचा रहे हैं, होम डिलीवरी करवा रहे हैं, वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता है, टेम्पो यूज़ होते हैं। ठीक है, बहुत ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अगर ना हो तो कोई भी बिज़नेस चल ही नहीं पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन तो यूज़ करना ही करना है, और बड़े बड़े बिजनेसेस हो उसमें तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक बहुत ही इजी रहेगा, सबसे ज़्यादा इजी यही होगा, इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन में आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक एक हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए ना, यहाँ पे हमें पहले ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग दिया है और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जो हम देखते हैं ना। इन इंडिया ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेशंस इकोनॉमी। ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आफ्टर 1991 development of infrastructure within the country has progressed at a rapid pace, and today there are different modes of transport used such as land, water, air, etc. बहुत सारे अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जाते हैं अभी हमारी कंट्री में। पहले इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अभी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड। चलिए, नाउ मीनिंग, ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, और इट कैन बी डिफाइंड एज अ मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बहुत इजी मीनिंग है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट होती है लोगों की या गुड्स की या एनिमल्स की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वो प्लेस पास में भी हो सकती है या दूर भी हो सकती है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। अब आगे उन लोगों ने हम लोगों को मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है, मतलब क्या क्या मोड्स, किस तरह से हम ये जो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं कि लोग ट्रांसफ़र होते हैं या गुड्स ट्रांसफ़र होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट होती है, तो हम किस किस मोड्स से उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली ट्रांसपोर्टेशन इज कैरिड थ्रू वेरियस मोड्स सच एज रेलवेज, रोड्स, वाटरवेज एंड एयरवेज। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर एज फॉलोज। उसमें सबसे पहला दिया है रोड ट्रांसपोर्ट, उसके बाद रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। ये सारे ही मोड्स हम एक एक करके अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, मोनोरेल एंड मेट्रो, रोपवेज एंड पाइपलाइन है लास्ट में। ठीक है, ये 7 मोड्स उन लोगों ने बताए हैं जिसके ज़रिए हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारी ही चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं आप स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।